नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने जब संसद में ललकारा था, संसद में जिस गौतम अडानी के कुकर्मों की बात की थी, उनकी लूट की बात की थी और उनके नरेंद्र मोदी सरकार से मिले संरक्षण पर बात की थी, तो उनकी संसदी छिन गई थी। उनके ऊपर हमले होने लगे थे और उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया था। और आज उसी राहुल गांधी ने गुजरात में जाके गुजरात की धरती पर सबसे पहले यदि किसी को ललकारा तो वो गौतम अडानी थे। गौतम अडानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अडानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अडानी, माइनिंग अडानी, पावर जनरेशन अडानी, सोलर पावर अडानी, विंड पावर अडानी, हिमाचल से अडानी। जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली है। तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। वही गौतम अडानी जिनको बचाने के लिए, जिनका नाम न लिया जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने हर वो कोशिश करी जिससे गौतम अडानी बचे रहे और वो इस देश में लूट करते रहे। कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? लिमिट टेस्ट ले रहा हूं आपका, नहीं 10 लाख करोड़ नहीं, गलत। ये 16, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कौशल। 16 लाख करोड़, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? छोटे व्यापारियों का कितना माफ किया? जिस तरीके से गौतम अडानी ने लूट की है, उस पर राहुल गांधी ने खुलकर बोला। राहुल गांधी ने जब यह बोला तो जनता में एक अलग सा जोश था। जनता तमाम उनके कुकर्म गिना रही थी और जब जनता कुकर्म गिनाने लगे तो समझ लीजिए एक संकेत है बदलाव का, एक संकेत है उस बात का कि अब तानाशाह से लोग वैसे नहीं डरते जैसे पहले डरते थे। आज हालात ये हो गए हैं कि तानाशाह जो डरा के रखना चाहता है, उस तानाशाह को चुनौती मिलने लगी है। उसने सोचा था जो मैंने 195 टिकट घोषित किए हैं, उन टिकटों में कोई भी जिसको दूंगा या जिसको नहीं दूंगा, कोई चू नहीं करेगा। स्थिति क्या हुई? 2 लोग अपने टिकट वापस कर चुके हैं कि हम भैया नहीं लड़ेंगे, और एक जो चुरू से सांसद थे, वो राहुल कसबा, उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेंगे। उन्होंने वहां ताल ठोक दी। आज उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग बुला ली और उसमें ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि लगा कि हां, गलत कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। बहरहाल वो सही हो गलत हो, उसका क्या नतीजा हो अलग बात है, लेकिन एक दबी हुई चिंगारी को उन्होंने जगा दिया है। उसी का नतीजा यह हुआ कि भैरव सिंह शेखावत के बेटे जब पहुंचे अपने क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र के एक एमएलए राठौड़ ने, उन्होंने कहा कि शेखावत ने जिस तरीके से इस इलाके को अपनी जागीर बना लिया है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वो मनमानी कर रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर के ताल ठोक दी। उनका ये कहना था तो तमाम जगह आवाजें उठने लगी। स्थिति यह है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर अब इस बात की सुगबुगाहट ना हो कि पार्टी तानाशाही से चल रही। जब ये आवाजें आने लगे तो आप समझ लीजिए संकेत है इस बात का कि तानाशाह सबको नहीं डरा सकता है। ये सारी चीजें जब हो रही हैं, राहुल गांधी की चुनौती मिल रही। राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रेम मिला है गुजरात में, उन्होंने एक कौन से मुद्दे हैं? बिगुल बजाया था वाराणसी में, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, जहां से जीतने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। वहां पर पूरा जमघट लगा दिया था, लोग उमड़ पड़े थे। अब वहीं उनके गृह राज्य में गुजरात में राहुल गांधी ने बिल्कुल शंखनाद कर दिया। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए डरने की बात है। यही डर है कि वो ऊल जलूल कुछ भी बोलते हैं। तो आज जब वो एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जल्दबाजी में अपना ही एक सच बता दिया कि वो कितने बड़े ठग हैं। उन्होंने बता दिया कि जब वो ट्रेन में सफर करते थे, सीट नहीं मिलती थी, भीड़ ज्यादा होती थी, तो वो नकली ज्योतिषी बन जाया करते थे। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। और ज्योतिषी बनके लोगों के हाथ देखने लगते थे और उसके बाद में खुद ही खुद लोग अपने आप बैठने की जगह दे देते थे। तो वो इस तरह अपने लिए जगह बना लेते थे। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। वो झूठ और मक्कारी और ठगी के ही बूते इस तरह से बैठे हुए। आज वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। आज तक उन्होंने बोला क्या है झूठ के सिवा? सिर्फ झूठ ही बोला है। याद करिए, जब 2014 का चुनाव होने वाला था तो चिल्लाते थे कि 60 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ। अब बोलते हैं 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। तो 60 बोलिए, 70 बोलिए, जो आप ये चिल्लाते हैं, तो 60 और 70 साल का सच ये है, आप ही ने आज कबूल कर लिया कि यह भारत इतना सामर्थ्यवान है, यहां इतना कुछ है कि मैं सिर्फ अवसर देता हूं, बाकी तो सब सामर्थ्य भारत में। बिल्कुल सही, यही बात है कि नेहरू, गांधी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यह लोग, मनमोहन सिंह, यह लोग देश को इतना मजबूत बना करके गए कि आपको सामर्थ्यवान भारत मिला है, जिसके बूते आज आप खड़े हैं, जिसके एसेट्स बेच बेच करके आप अडानी अंबानी को रईस बना रहे हैं, जिसकी बैंकों को खोखला करके आप अडानी अंबानी को रईस बना रहे हैं। यही तो राहुल गांधी कहते आए, यही तो सवाल है कि आप ये करते हैं। यूरिया का कहेंगे दाम नहीं घटाया, लेकिन यूरिया का वजन घटा देंगे। कहेंगे महंगाई नहीं है, साबुन का जो वेट होता है, साइज होता है, वो छोटा कर देंगे। इसी तरीके से तमाम तरह के खेल चल रहे हैं और ये खेल पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। किस किस तरह के चल रहे हैं इसकी बात नहीं करूंगा। अब बात करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कहा गया, अब आपको यह बखान करना है हर जगह कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसके समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और साहब जब वो ये बताते हैं तो नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की फहरिस्त जब मैं देखता हूं तो कौन सा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सीधे नरेंद्र मोदी के रिश्वत लेने का मामला है। सहारा बिरला डायरी को क्या आप भूल गए? सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, रिकॉर्ड में है, लीगल रिकॉर्ड में है।
कि खुद गुजरात के मुख्यमंत्री को कितना कितना रुपया रिश्वत दी गई, यह उस रिकॉर्ड में, उस डायरी में मौजूद है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, छापे में बरामद हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई। यही बस इनकी खूबी है। क्यों? तब तक प्रधानमंत्री बन गए थे नरेंद्र मोदी, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आज भी वो जिंदा है और यदि उसकी जांच हो जाए तो नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता है, पक्के सबूत। इसके अलावा रिश्वत की बात करूंगा और आज चरित्र की बात नहीं करूंगा। इसके अलावा राफेल घोटाला, यदि उसकी जांच हो जाए तो साफ साफ सामने आ जाएगा कि 500 कुछ करोड़ का मिलने वाला है जहाज, क्यों इतना महंगा लिया गया, किसको लाभ दिया गया कि वो 1600 कुछ करोड़ का लिया गया, और वो भी आधा अधूरा, टेक्नोलॉजी भी नहीं, कुछ नहीं। वो घोटाला सामने आ जाएगा। उसके बाद तमाम और रक्षा खरीद हुई हैं, उनमें किस किस तरह से घोटाला है और उनकी सीधे अनुमति नरेंद्र मोदी ने दी है। इसके बाद में अडानी को ले जाकर के एसबीआई बैंक के चेयरमैन और ऑस्ट्रेलिया के अफसरों के साथ बैठ करके, एक साथ बैठकर किस तरीके से डील की गई वहां माइंस और सब दिलाने की, वो सब घोटाले सामने आएंगे कि किस तरह इन्फ्लुएंस किया गया, कैसे ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या उसके लिए लाभ दिए गए उसके बदले में, वह भी सामने आ जाएगा। वह भी सामने आ जाएगा किस तरह से आपने तमाम सारी कंपनियों को धमकाकर उनसे हजारों करोड़ रुपया वसूला, वह भी सामने आएगा। सामने यह भी आएगा कि आपने आयुष्मान घोटाले से लेकर के, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, उन सब में घोटाला किया। अयोध्या मामले में घोटाले हुए, तमाम घोटाले सामने। सारे घोटाले नरेंद्र मोदी के, किसी और के नहीं। और जो घोटालों को सामने लाने की कोशिश करते हैं उन्हें आपने किनारे कर दिया, किसी को दंडित किया, किसी कुछ किया। किस तरह से मीडिया खरीदा गया, किस तरीके से और खरीदा गया, वो भी सब सामने। इसीलिए आपको राहुल गांधी से डर लगता है। लेकिन राहुल गांधी इन घोटालों से और इन सब से ऊपर अलग बात करते हैं। वो हर व्यक्ति को न्याय देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। वो उन 5 न्याय की बात करते हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन संवरता है। वो बात करते हैं हर व्यक्ति को हक देने की, और उसी के लिए चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 39 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी, और जो ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर के शोर मचा रहे थे कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे, सीपीएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है वायनाड से, तो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने वायनाड से अब टिकट दे दी है। तो यानी तय है कि वो वायनाड से लड़ेंगे। अब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम क्या क्या बनाएगी, वो जिस तरह से झूठ बनाते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो समझ में आता है। हमने कल कश्मीर में देखा था कि किस तरह से झूठ बोल रहे थे। आज हम यहां देख रहे हैं, इसके अलावा तमाम राज्यों में दौड़े घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में डर लग रहा है। डर लग रहा है क्या करें, कैसे हम जीतेंगे, हमारी स्थिति बड़ी खराब है। तो अब आप देखिए, एक तरफ परिवारवाद पे बोलते हैं, एक तरफ टीडीपी से समझौता कर लेते हैं, वो भी तो परिवारवादी पार्टी है। उधर उड़ीसा में बीजेडी से कर लेते हैं, वो भी परिवारवादी पार्टी है। और इसी तरीके से तमाम परिवारवादी पार्टियों के बूते वो खड़े हैं। और जब उसके बूते खड़े हों तो बड़ा अजीब लगता है कि जो 2 बातें वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का, उन दोनों में अकंठ डूबे हुए हैं नरेंद्र मोदी। ऐसी स्थिति में क्या नैरेटिव, वास्तव में परसेप्शन बना के डराने की कोशिश होती है आपकी। आप याद करिए कि हरियाणा में 2019 का जब चुनाव हुआ था तो कहा गया था 90 सीटें हैं, कि अब की बार 75 पार,
और 75 पार का पूरी बात कर रहे थे, बड़ा बड़े दावे कर रहे थे, और स्थिति क्या हुई कि 40 पे आके सिमट गए। और 40 पे तब आके सिमटे, ये क्यों कर रहे थे यह बताता हूं कि 2014 में हरियाणा का चुनाव हुआ था, तब ये 47 सीटें पाए थे और तब वोटिंग हुई थी 76 पॉइंट समथिंग %। और जब इन्होंने ये नैरेटिव चलाया तो कांग्रेस की सीटों से, कांग्रेस के क्षेत्रों में, ब्लॉक में वोटिंग कम हुई। लोग सोचे अरे अब तो जीत नहीं रहे हैं, क्या उतनी मेहनत करें। और इस चक्कर में करीब 11% वोट कम पड़ा। वो लोग घर से ही नहीं निकले, और घर से नहीं निकले उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस जो 50 सीटें जीत सकती थी वो 30 सीट पर ही समिट गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें कम हुई। यानी इससे आप समझ लीजिए, यह आपको डराने के लिए कहा जाता है, बहकाने के लिए कहा जाता है, आपके दिमाग में हावी कर देने के लिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 400 पार, भाजपा 400 पार, तीसरी बार। ये सिर्फ नैरेटिव है आपको बहकाने के लिए। इसमें फंसने की बजाय आप यदि अपनी मेहनत करते रहेंगे और आगे निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। ईवीएम और ये सारे जितने हैं वो सिर्फ नैरेटिव हैं और कुछ नहीं। आप फिक्र कीजिए सिर्फ अपने वोट की, अपने लोगों के वोट की, और वही होना चाहिए। और ये जब होता है तो नरेंद्र मोदी डरते हैं। यही वजह है कि वो ये इस तरह से बनाते हैं। जबकि इस बार हालत यह है कि 200 सीट भी वो जीतते नजर नहीं आ रहे, इसलिए सबसे छोटे छोटे दलों से सबसे हाथ पांव जोड़ते घूम रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। इसको आपको समझने की जरूरत है। यदि वक्त पे समझ लेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं समझेंगे तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि कांग्रेस का जो फायदा हो या नुकसान हो, उसकी जो हैसियत है वो रहेगी, आपकी के अधिकार खत्म होंगे। आपसे जो अभी वोट भी मांगा जाता है वो भी मांगने की बारी नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र ही खतरे में होगा, संविधान बदल जाएगा। इसलिए सोचिए आपको क्या करना है। आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है या उसे खत्म करना है। जय हिंद।